यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण। इससे पहले आपने हिंदी साहित्य का काल विभाजन पढ़ा और काल विभाजन के अंतर्गत आपने पढ़ा कि मुख्य तौर पर हम हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटते हैं और हिंदी साहित्य के शुरुआती समय को, प्रारंभिक काल को आदिकाल के नाम से हम जानते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आदिकाल के नामकरण के बारे में विभिन्न विद्वानों के अनेक मत रहे हैं। कुछ लोगों ने काल, भाषा, काव्य, काव्यगत विशेषताएं आदि की दृष्टि से अनेक नाम रखे हैं आदिकाल के, और इसके नामकरण के विषय में विभिन्न जो मत हैं उस पर हम विचार करेंगे, जिससे हमें यह पता चल सके कि आदिकाल के नामकरण के अंतर्गत किन किन विद्वानों ने क्या क्या अपनी बात कही है, किस किस तरीके से, किस किस मत के आधार पर आदिकाल का या प्रारंभिक काल का नामकरण किया है। इसके माध्यम से आज हम इस कक्षा में यह पढ़ेंगे। जब आप किसी विषय के बारे में पढ़ते हैं तो आपको उसके मुख्य बिंदु याद करने होते हैं। इस प्रश्न को आप इस तरह से पढ़ेंगे कि सबसे पहले जैसे आपको जो इतिहासकार है, जो लेखक है, उसका नाम पता हो, उसने आदिकाल को क्या कहा है और आदिकाल का नामकरण वह रखने के पीछे उसका मत क्या है, और उसके बाद जो आलोचक हैं उनका क्या मत है। इस तरह से हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण चारण काल रखा है। और चारण काल नाम रखने के पीछे जो उन्होंने अपना मत दिया है वह है कि हिंदुस्तान का प्राचीनतम भाषा साहित्य चारण कवियों द्वारा रचित कथाएं हैं। अर्थात जो प्रारंभिक समय में हिंदुस्तान में रचनाएं लिखी गई वो चारण कवियों ने लिखी, और उन्हों के द्वारा रचित ऐतिहासिक गाथाएं ही मूल रूप से लिखी गई। यह मत देते हुए जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम रखा है। अब हम जो आलोचक है उनके बारे में जानते हैं। वो क्या कहते हैं कि यदि हम चारण काल नाम रखते हैं, यह सच है कि इस युग में चारण कवियों ने रचनाएं लिखी है, लेकिन इसके साथ साथ सिद्धों ने, नाथों ने, जैनों ने और भी अन्य कवियों ने रचनाएं लिखी है, और मात्र चारण काल नाम रखने से इन सब की उपेक्षा हो जाती है। अर्थात इनकी द्वारा रचित रचनाओं को उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, इसलिए चारण काल नाम हमें उपयुक्त दिखाई नहीं देता, सही दिखाई नहीं देता। आइए अब दूसरे कवि के बारे में पढ़ते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। उन्होंने इसका नामकरण क्या रखा? वीर गाथा काल। नामकरण क्या रख दिया? वीर गाथा काल। और वीर गाथा काल नाम रखने के पीछे उनका जो मत है, उन्होंने कहा कि 12 प्रमुख वीर गाथात्मक रचनाएं हैं। अर्थात इस युग में ज्यादातर जो प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो सारी वीर गाथाएं हैं, इसलिए वीर गाथा काल नाम रखना चाहिए। और उन्होंने 12 प्रमुख रचनाओं के नाम भी बताए कि विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, विसल देव रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली। ये कुछ 12 प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रसिद्ध हुई, जो मुख्य रचनाएं मानी जाती, और ये सारी वीर गाथाएं हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इसका नाम वीर गाथा काल रखा जाना चाहिए। पर आलोचक क्या कहते हैं कि इन 12 रचनाओं में से कुछ तो प्राप्त ही नहीं है, अर्थात मौजूद नहीं है। कुछ हिंदी में न लिखकर अपभ्रंश भाषा में लिखी है, कुछ परवर्ती है, परवर्ती का अर्थ क्या? समय के बाद की है। कुछ वीर रसेतर है, वीर रसेतर शब्द का अर्थ है वीर रस से अन्य रस के ऊपर आधारित है, अर्थात सभी में वीर रस मौजूद नहीं है। तो 4 प्रमुख आलोचकों ने कारण बताए, आलोचकों ने 4 प्रमुख की भी कुछ प्राप्त नहीं है, कुछ अपभ्रंश भाषा में है, कुछ बाद के समय की, और कुछ वीर रस की या वीर गाथात्मक रचनाएं नहीं है, इसलिए इसका नामकरण वीर गाथा काल भी नहीं रखा जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे इस प्रश्न को आपने
आपने पढ़ा है यह आपको शॉर्ट प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नाम किस आधार पर रखा है, या 12 प्रमुख जो आदिकाल की रचनाएं हैं उनके नाम लिखें। तो यह प्रश्न आपको शॉर्ट रूप में भी पूछा जा सकता है। अब आते हैं हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उन्होंने क्या किया कि इस युग के 2 नाम रख दिए, संधि काल और चारण काल। उनका क्या मत है कि अपभ्रंश व हिंदी भाषा की संधि का समय था, अर्थात जो इससे पहले, हिंदी से पहले अपभ्रंश में रचनाएं लिखी जाती थी और हिंदी में लिखी जानी शुरू हो गई थी, तो 2 भाषाओं की संधि का अर्थ है मिलन का समय था, इसलिए इसका संधि काल नाम रखना चाहिए। और दूसरा, इसका दूसरे भाग का नाम चारण काल इसलिए रखा क्योंकि चारण कवियों की रचनाएं पाई जाती हैं। तो उन्होंने अपना मत दे दिया कि संधि काल और चारण काल की भी शुरुआती जो समय था जब अपभ्रंश से हिंदी में रचनाएं लिखी गई तो संधि काल रखा गया और उसके बाद चारण काल, और इस तरह से उन्होंने इसके 2 नाम रख दिए। अब आलोचकों का मत है, आलोचक क्या कहते हैं कि भाषा की संधि या परिवर्तन तो हर युग में होता है। भाषा में परिवर्तन जैसे ही युग परिवर्तन होता है, भाषा में परिवर्तन, युग परिवर्तन होता ही रहता है। और इस युग में सिर्फ चारण कवियों ने नहीं, सिद्धों ने, नाथों ने, जैनियों और अन्य भक्त कवियों ने भी रचनाएं लिखी हैं। इसलिए संधि काल और चारण काल दोनों ही नाम उपयुक्त जान नहीं पड़ते। मतलब आलोचक कहते हैं कि हम इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब राहुल साकृत्यायन है, उन्होंने सिद्ध सामंत काल नाम रख दिया। आदिकाल का नाम क्या रखा है? सिद्ध सामंत काल। उन्होंने इसके पीछे अपना मत क्या दिया कि सिद्धों द्वारा रचित धार्मिक साहित्य के कारण व सामंतों की स्तुति और आश्रय में लिखे गए काव्यों के कारण। 2 कारण बता दिए कि सिद्ध शब्द क्यों लिया, क्योंकि सिद्ध कवियों ने धार्मिक साहित्य बहुत लिखा है इसलिए सिद्ध हो गया। और सामंत क्या है कि कुछ रचनाएं किस लिए लिखी गई हैं, जो बड़े बड़े सामंत थे उनकी स्तुति और उनके आश्रय में रहने वाले कवियों ने लिखा है। तो जो रचनाएं लिखी गई हैं वो सामंतों की स्तुति के लिए लिखी गई हैं, इसलिए सिद्ध और सामंत काल नाम इसका रखा जाना चाहिए। अब आलोचक क्या कहते हैं कि सिद्धों द्वारा रचित एक भी रचना मूल रूप में एक तो प्रस्तुत नहीं है, सामंतों के आश्रय से जुड़े ग्रंथ न तो प्रमाणिक है न ही मात्र स्तुति के लिए लिखे गए हैं। उन्होंने अपने मत को कि भी यह सिद्ध सामंत काल नाम भी सही नहीं जान पड़ता, अपना मत क्या दिया कि जो सिद्धों के द्वारा रचित साहित्य है वो एक तो प्राप्त नहीं है मूल रूप में। दूसरा उन्होंने कहा कि जो सामंत्य के आश्रय से, मतलब सामंतों के लिए जो लिखी गई रचनाएं थी, उन रचनाओं के ग्रंथ क्या हैं, न तो प्रमाणिक हैं कि जिस राजा के बारे में लिखा गया है, जिस सामंत के बारे में लिखा गया है, उसमें जो तथ्य है वह सही नहीं जान पड़ते। और ज्यादातर ग्रंथ जो है सिर्फ सामंतों की स्तुति के लिए ही नहीं लिखे गए, प्रशंसा में ही नहीं लिखे गए। उन ग्रंथों में और भी लोक कल्याण की, लोक भावना की, संसार से जुड़ी अन्य विषयों से जुड़ी रचनाएं भी लिखी गई हैं। इसलिए सिद्ध सामंत काल भी आलोचकों को सही जान नहीं पड़ता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कह दिया क्योंकि इस युग में अपभ्रंश भाषा में साहित्य रचा गया है। तो जब हिंदी की शुरुआत हुई थी तो ज्यादातर साहित्य अपभ्रंश में था, हिंदी में तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखा गया था। तो उन्होंने अपने मत में यह बात कह दी कि इस काल का नाम अपभ्रंश काल रखा जाना चाहिए। अब आलोचकों का मत है कि हिंदी व अपभ्रंश 2 अलग अलग भाषाएं हैं। हिंदी और अपभ्रंश अलग अलग भाषाएं हैं, इसलिए हिंदी के अस्तित्व को मिटाना उचित नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि सिर्फ अपभ्रंश साहित्य को देकर अपभ्रंश काल नहीं लिखा जाना चाहिए। हिंदी का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसकी रचनाएं कब से शुरू हुई और उसके बारे में ही हमें नामकरण करना चाहिए। सिर्फ अपभ्रंश काल नाम रखना सही नहीं है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीजवपन काल, बीजव का अर्थ क्या है? बीज का उत्पन्न, कि हिंदी भाषा का जो साहित्य है उसका अंकुर
शुरू हुआ था, उसका बीज उपवन का अर्थ है कि हिंदी भाषा में रचनाएं लिखी जानी आरंभ हुई थी। और उन्होंने इस मत में क्या कहा कि इस युग में हिंदी साहित्य का बीजारोपण हुआ। बीजारोपण का अर्थ है बिल्कुल शुरुआत हुई कि एक प्रकार से हिंदी में छोटी छोटी रचनाएं या हिंदी में कुछ कुछ लिखा जाना शुरू हुआ, सिर्फ शुरू हुआ, इसलिए बीजोपन काल नाम रखा गया। पर आलोचक कहते हैं कि इस युग का साहित्य साहित्यिक दृष्टि से प्रौढ़, परिपक्व और समृद्ध है, अर्थात रचनाएं लिखी जानी शुरू हुई यह कह देना सही नहीं है। रचनाएं लिखी जानी शुरू की गई इस आधार पर प्रारंभिक काल के साहित्य का नाम बीजोपन काल रख देना उचित जान नहीं पड़ता, क्योंकि इस युग का साहित्य प्रौढ़, परिपक्व और समृद्ध है, अर्थात उसके अंदर प्रौढ़ता है। उसके अंदर हम यह नहीं कह सकते कि पका हुआ साहित्य है, उसके अंदर यह नहीं कह सकते कि बीजोपन अर्थात अंकुरित समय है, इसलिए इसका मत भी हमें सही जान नहीं पड़ता। आचार्य हरिश्चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल कहा, और इसके मत में उन्होंने क्या कहा कि अपभ्रंश भाषा का हिंदी में रूपांतरण व अपभ्रंश साहित्य की प्रवृत्तियों का हिंदी भाषा में संक्रमण, कि जो अपभ्रंश साहित्य की विशेषताएं थी वो हिंदी साहित्य में संक्रमित होकर के आ गई, और अपभ्रंश भाषा का हिंदी भाषा में रूपांतरण भी होने लगा, अर्थात अपभ्रंश भाषा के साहित्य को हिंदी में लिखा जाना शुरू किया गया, इसलिए इसे संक्रमण काल कहा जाना चाहिए। पर आलोचक क्या कहते हैं कि भाषा व प्रवृत्तियों का अर्थ है विशेषताओं का संक्रमण, एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर पड़ना। संक्रमण का अर्थ होता है कि एक चीज का प्रभाव दूसरी चीज पर पड़े, तो यह तो हर युग में होता है, सिर्फ इसी बात के आधार पर संक्रमण काल कहा जाना भी सही नहीं है। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम आदिकाल रख दिया। आचार्य द्विवेदी द्वारा प्रदत्त यह नाम भी निर्दोष नहीं है, अर्थात इसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटियां हैं। आलोचक कहते हैं कि हम इससे भी सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्ति या विशेषता की ओर पूरी तरह से संकेत नहीं करता। मतलब सभी विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, आलोचकों ने उनका खंडन शब्द तो नहीं कह सकते, उसके बारे में अपने मत दिए कि यह नाम इसलिए सही नहीं है, इसलिए सही नहीं है। और फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका नाम आदिकाल दिया। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार किसी निश्चित मत के अभाव में, अर्थात अभी तक कोई निश्चित मत मिला नहीं है, तो इसका नाम आदिकाल कहना ही संगत प्रतीत होता है, अर्थात सही प्रतीत होता है। और यह हम जानते हैं कि आदिकाल का नाम मुख्य तौर पर आदिकाल के नाम से ही अभी प्रसिद्ध है या मान्य है। हो सकता है आगे कोई अन्य विचार आए और इसका नामकरण कुछ और रखा जाए, तब तक इसका नाम आदिकाल कहना ही संगत प्रतीत होता है, ऐसा विद्वानों का मत है।